नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 एवं आरओ एआरओ 2024 की प्री परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययनवार संकलन। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो आधुनिक भारत के इतिहास से जहां जिस जिस टॉपिक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसमें देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्वेश्चन नंबर 27 है। इसका एक पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 27 है। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में विकसित हुई। यह एक गायन शैली श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। इसका प्रचार सर्वप्रथम गुलाम नबी सोरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दिलीप सिंह को 2,50,000 रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। तो ये गलत है क्योंकि दिलीप सिंह को लगभग 4.5 लाख वार्षिक पेंशन दी जाती थी। बाकी आप ऑप्शन नंबर ए, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, ये भी सही है। और महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी ये गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया, तो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। विलियम हंटर के अनुसार 1846 में सबराओं की विजय ने लॉर्ड हार्डिंग को पंजाब को जीत लेने का अधिकार दे दिया था, परंतु 1849 में गुजरात की विजय ने लॉर्ड डलहौजी को इस अधिकार को लागू करने पर बाध्य कर दिया। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब का राज्य समाप्त हो गया है तथा महाराजा दिलीप सिंह को सभी प्रांत भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बन गए हैं। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड लगभग 4.5 लाख की वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब बनेगा आइए पहले कथन देखते हैं। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था, तो ये सही है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो ये भी सही है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दोनों। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहान मुल्क था। मुगल दरबार के ईरानी शिष्य गुट का सक्रिय सदस्य था। इसके नवगठित स्वतंत्र राज्य की राजधानी फैजाबाद थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। इस षड्यंत्र में सादत खान ने सम्राट का साथ दिया। नादिर शाह के आक्रमण के समय उसने शाही मामलों में
महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया एवं अपने नाम तथा सम्मान की रक्षा के लिए ही 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा एवं दामाद सफदरगंज अबुल मंसर खां अवध का नवाब बना। अगला टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो आइए देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी 11 मई 1897। तो ये गलत है। जो झांसी का विद्रोह हुआ था वो लगभग जून में ही हुआ था। ईस्वी का महान विद्रोह जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुआ था। इसका विस्तार धीरे धीरे भारत के अन्य शहरों में भी हो गया। लखनऊ में 4 जून 1857 को, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को और झांसी में यह विद्रोह जून 1857 ईस्वी को शुरू हुआ। अतः विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1 है वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, सही है। और कथन नंबर 2 है न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया, तो ये भी सही है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। बिपिन चंद्र पाल एक ब्रह्म समाजी नेता एवं समाज सुधारक थे। इनकी स्वतंत्र चेतना ने उन्हें अपने जीवन में बहुत से ही सामाजिक बुराइयों और कुप्रथाओं को ब्रह्म समाज के झंडे तले विरोध करने के लिए प्रेरित किया। ये जाति प्रथा के खिलाफ थे। इन्होंने वर्ष 1892 में न्यू इंडिया नामक की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इनकी अन्य पत्रिकाएं निम्न हैं: परिदर्शक 1880 में, बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882 में, लाहौर ट्रिब्यून 1887, स्वराज 1908 से 1911, बंगाली 1924 से 1925 आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है हमारा संवाद कौमुदी एवं बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। तो ये कथन सही है। और कारण देख रहे हैं इसका, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे, ये भी सही है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सन 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी विचारों को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य में संवाद कौमुदी नामक एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया। यह एक सुधारवादी समाचार पत्र था जिसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा की निंदा की और उसकी समाप्ति के लिए अभियान चलाया था।
इस प्रकार ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट टॉपिक है 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तैंतीस है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों का परिणाम था। तो अभिकथन सही है हमारा। कारण देख रहे हैं, आज जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारका नाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो कारण भी हमारा सही है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्पसन, द्वारका नाथ टैगोर, चंद्र मोहन चटर्जी और परमानंद मैत्रा के संयुक्त प्रयासों का परिणाम थी। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉम्पसन की सलाह पर की गई थी। इन्होंने द्वारका नाथ टैगोर द्वारा इंग्लैंड से भारत लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल में उदार राजनीति की स्थापना करना था। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है, गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रॉबर्ट सत्याग्रह तक। तो इसमें क्वेश्चन देखो कौन सा हमसे पूछा गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। तो अभिकथन हमारा सही है। आइए कारण देख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो कारण भी हमारा सही है। इसका सही जवाब बनेगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान किए गए आंदोलन में उन्हें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन या नेतृत्व करने के लिए पृष्ठभूमि और अनुभव प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों ने उन्हें भारतीयों को जुझारू संघर्ष व बलिदान पर विश्वास दिलाया था कि इस प्रकार कथन व कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला टॉपिक है हमारा साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल। तो प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशीलन अनुशीलन समिति।
वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र के रूप में प्रसिद्ध। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ भाई, बालक मुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 1 है हमारा, इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, सही है। कथन नंबर 2, इन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एक और दोनों। ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा 1925 में इन्होंने कांग्रेस को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस में ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा हुई है। अगला टॉपिक है किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का संगठन। तो प्रश्न नंबर 37 है, 1928 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का संगठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था। किसान सभा ने किसानों से बेदखल जमीन को जोतने और बेगार न करने की अपील की थी। अगला टॉपिक है साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 38 है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने दो बार भारतीय इसने 2 बार भारत का दौरा किया, सही है। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था, तो ये गलत है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक। साइमन कमीशन ने कुल 2 बार भारत का दौरा किया। पहली बार फरवरी-मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार वह अक्टूबर 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और ये सातों सदस्य अंग्रेज थे। अगला टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो प्रश्न नंबर 39 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए
और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो ये हमारा अभिकथन सही है। कारण देख लेते हैं। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंच सके। तो ये कारण हमारा गलत है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अक्टूबर 1940 में गांधी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। इस सत्याग्रह को सीमित रखने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेज सरकार अध्यादेश पर अध्यादेश जारी कर रही थी तथा अभिव्यक्ति एवं प्रेस की आजादी के साथ साथ सभा और संगठन करने का अधिकार धड़ाधड़ छीन रही थी। देश भर के मजदूरों को उनके इस प्रकार से परेशान किया जा उनको इस प्रकार से परेशान किया जा रहा था, उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा था। जाहिर था कि कांग्रेस द्वारा जनसंघर्ष छेड़ने का फैसला करते ही उसे कुचल दिया जाता था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला टॉपिक है हमारा क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन में से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शांति घोष। कनकलता बरुआ, मातंगिनी हजारा व अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित रही हैं, जबकि शांति घोष ने दिसंबर 1931 में जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी। अगला टॉपिक है आजाद हिंद फौज। क्वेश्चन नंबर 41 है, नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी जो जापानी सहायता से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व एशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित सशस्त्र सेना थी, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। आजाद हिंद फौज ने गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड के नाम से रेजिमेंट बनाया था। अगला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। 1919 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी। अगला टॉपिक है हमारा भारत के विभिन्न गवर्नर जिले एवं वायसराय। प्रश्न नंबर 43 है, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो कथन नंबर 1 है, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना सही है। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करना यह भी सही है। तो सही जवाब बनेगा
ऑप्शन नंबर ए, एक और दोनों। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी भारत का अलोकप्रिय वायसराय था। कलकत्ता निगम अधिनियम घोषणा इसके समय में ही हुई थी। इसने अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ करने हेतु काफी प्रयास किए। तिब्बत में यंग हसबैंड के नेतृत्व में अभियान भेजा था। किचनर से विवाद के कारण इसने त्यागपत्र दे दिया। अगला टॉपिक है विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें एवं उनके लेखक और संपादक। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गंगाबाई गणेश देव लीला। गंगाबाई की पुस्तक थी जो वो, उसका नाम था देवी त्रिया निषेध। आइए नीचे सही सुमेलन देखते हैं। गंगाबाई द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो देवी त्रिया निषेध थी। दयाबाई द्वारा विनय मल्लिका थी। सहजोबाई द्वारा सहज प्रकाश थी। और सोन कुमारी द्वारा स्वर्ण बेला की कविता थी। अगला टॉपिक है हमारा, अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सही है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो सही है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर एक, एक और दोनों। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगला साहित्य के मूर्धन्य विद्वान कवि, लेखक, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रहे। दुर्गेश नंदिनी इनकी प्रथम रचना एवं सीताराम इनका अंतिम उपन्यास था। आनंद मठ उपन्यास में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा अंतिम थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मोपला विद्रोह। ये मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 में हुआ था। आइए इसका सही कालक्रम देखते हैं। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को हुआ। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कलाक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। लेक्स लोकी अधिनियम ये 1850 में हुआ। बंगाल टेंसी अधिनियम ये 1885 में हुआ।
और आयोग की सहमति का अधिनियम ये 1891 ईस्वी में पारित हुआ। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। तो सही कूट बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। संविधान सभा की संविधान सभा की प्रथम बैठक, सबसे पहले ये आएगा क्योंकि संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर इसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति, ये 2 नंबर पर आएगा। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। और उसके बाद भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 4123। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का विषय वस्तु एवं महत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची से विभिन्न भाग, आइए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 324 है, तो 324 में हमारा निर्वाचन आयोग आता है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग आता है, और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग, और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है?
तो सही जवाब बनेगा अधिकरण भाग 11 दिया है, जबकि अधिकरण का भाग 14 का है। बाकी सही सुमेलित हैं। राजभाषा भाग 17, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र भाग 10 और अधिकरण भाग 14 का। निम्न युगों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब बनेगा नवी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ये गलत है। नवी अनुसूची में केंद्र व राज्य के ऐसे कानून जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नवी अनुसूची केंद्र व राज्य के ऐसे कानून जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान का सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख। क्योंकि अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान करता है और इसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख दिया है, जो गलत है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान करता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में प्रावधान है। 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपीलीय के लिए विशेष इजाजत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श की शक्ति का प्रावधान किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय है और अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वही 5वीं अनुसूची से असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य के क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने से संबंधित प्रावधान है। यह उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला टॉपिक है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो ये अभिकथन हमारा सही है।
और कारण है राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं। तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए आर ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तत्पश्चात संसद विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। यदि विधेयक किसी वर्तमान राज्य से संबंधित है तो राष्ट्रपति संबंधित विधानसभा से एक खास समय विधि में विचार प्राप्त करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला टॉपिक है मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 57 है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए हैं। कथन नंबर 1 है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। तो कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो कथन 2 भी हमारा सही है। तो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ए सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एक और दोनों दोनों कथन सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 32(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण संबंधी रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव डालें बिना संसद इन शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग के लिए सशक्त कर सकेगी। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यातना के विरुद्ध निषेध। दोहरे दंड की धारा अनुच्छेद 20(2) में है। कायोत्तर विधि अनुच्छेद 20(1) में है। अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध अनुच्छेद 20(3) में है, जबकि अनुच्छेद 20 में यातना के विरुद्ध निषेध शामिल नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो कथन नंबर 1 है हमारा, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएस के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। तो कथन ए हमारा सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। कथन बी हमारा गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी सी डी। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ये मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट पर आधारित हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य द्वारा युक्तियुक्त
निबंधनों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। भारत में शासन का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक रहता है, किंतु किसी संकट के समय ये एकात्मक रूप धारण कर लेता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 में कहा गया कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में शामिल अधिकार निम्न हैं: मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, नंबर 2 जीवन रक्षा का अधिकार, और नंबर 3 निजता का अधिकार, और नंबर 4 स्वास्थ्य का अधिकार। प्रश्न नंबर 60 है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण हमारे नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकार दोनों में सम्मिलित है। नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार अनुच्छेद 48 का में मौलिक कर्तव्यों के अनुसार अनुच्छेद 51 का में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्यों में अभिभावक को बच्चों की शिक्षा के अवसर की उपलब्धता की बात की गई है। प्रश्न नंबर 61 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही है। कानून विनिर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य, यह भी सही है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दोनों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, जो संरचना एवं काल प्रणाली से लिया गया है। संसद का संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रदान करती है। और कथन नंबर 2 है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर, कथन नंबर 2 सही है और कथन नंबर 1 हमारा गलत है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 118 4 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 63 है, नीचे दिए गए कथन है, नीचे दो कथन हैं, जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही है। कारण है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो यह भी सही है। तो सही जवाब बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के अनुसार 79 में वर्णन किया गया कि संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और दोनों राज्यसभा और लोकसभा सदनों से मिलकर बनेगी। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की भांति राज्य के
संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना गया है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग यथा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति भाग लेते हैं। जब किसी कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो उस विधेयक कहा जाता है। विधेयक को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता है, परंतु जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तब उसे अधिनियम या कानून कहा जाता है। इसे कानूनी शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 64 है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा एक, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है। ये कथन सही है। कथन नंबर 2 है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो ये भी सही है। तो सही जवाब होगा 1 और दोनों, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसका अगला पार्ट, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।